वेलकम टू ऑल ऑफ स्टूडेंट। एक बार फिर से आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ब्राइट फ्यूचर इंस्टीट्यूट में स्वागत है। स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 5, जिसमें आज हम बात करेंगे मॉलिक्यूल के बारे में। पिछले लेक्चर में मैंने बात किया मोल कॉन्सेप्ट्स के बारे में, मोल कॉन्सेप्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स के बारे में। आज हम बात करेंगे मॉलिक्यूल के बारे में। अभी तक हमने बात किया कि एटम क्या होते हैं, अब हम बात करते हैं मॉलिक्यूल के बारे में। तो वीडियो ज़्यादा बड़ा नहीं करते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखते हैं मॉलिक्यूल क्या है। मॉलिक्यूल, जैसा कि मैंने बताया था कि मॉलिक्यूल का मतलब होता है अगर दो आइटम तुम्हारे ऐड होते हैं। जैसे मान लो ऑक्सीजन है, एक आइटम अलग, फिर एक ऑक्सीजन है, मतलब सेम ही आइटम होना चाहिए, अलग आइटम भी हो सकता है। ठीक है, जैसे ऑक्सीजन और ऑक्सीजन को मैंने ऐड किया तो क्या बना, O2 बना। तो ये क्या हुआ, मॉलिक्यूल कहलाएगा। ठीक है ना। यहाँ पे देखो लिखा है फार्मूला, ए मॉलिक्यूल एन इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल ग्रुप ऑफ टू और मोर आइटम्स हेल्ड या होल्ड टुगेदर बाय केमिकल बॉन्ड्स। मतलब कि एक मॉलिक्यूल जो होता है वो इलेक्ट्रिकली क्या होता है, न्यूट्रल होता है। मतलब इस पर कोई भी चार्ज नहीं होता है। ठीक है ना, ना तो पॉजिटिव होता है ना ही क्या होता है, निगेटिव चार्ज, कोई भी चार्ज इस पर नहीं होता है। और बोल रहा है यहाँ पे कि ग्रुप ऑफ टू और मोर एटम्स हेल्प, इसमें कोई या तो दो ग्रुप ऐड होंगे या तो कोई दो एटम्स ऐड होंगे, वो भी किसकी हेल्प पे, टूगेदर बाय केमिकल बॉन्ड से। तो वो क्या होंगे, केमिकल बॉन्ड्स के थ्रू जो होंगे, या तो दो एटम ऐड होंगे या तो दो ग्रुप ऐड होंगे। ठीक है ना। जैसे यहाँ पे देखो एग्जांपल्स में देखो, यहाँ पे एग्जांपल्स, जैसे पहले एग्जांपल्स क्या है तुम्हारा, हाइड्रोजन प्लस हाइड्रोजन को इसने ऐड किया तो क्या बना, H2 बना। ठीक है ना। फिर उसने ऑक्सीजन और ऑक्सीजन को ऐड किया तो O2 बना। N प्लस N को ऐड किया नाइट्रोजन को तो N2 बना। तो यहाँ पे तुम्हारा क्या क्या है, यहाँ पे जो तुम्हारा हाइड्रोजन है वो तुम्हारा मॉलिक्यूल हुआ, यहाँ पे जो ऑक्सीजन है वो तुम्हारा मॉलिक्यूल है, यहाँ पे जो N2 है वो क्या हुआ, मॉलिक्यूल हुआ। वैसे सेम इधर देखो, जैसे मैंने दो हाइड्रोजन के ग्रुप को जो है मैंने एक ऑक्सीजन के साथ जोड़ दिया तो ये H2O बना। तो H2O क्या हो गया, मॉलिक्यूल हो गया, और ये क्या हो गया, ग्रुप हो गया। ठीक है ना। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि ये तुम्हारा एटम, ये मतलब यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि ये तुम्हारा एटम का एग्जाम्पल हो गया और ये तुम्हारा ग्रुप का एग्जाम्पल हो गया। ठीक, अब बात आगे करते हैं हम नेक्स्ट की। अब आते हैं हम, मतलब इतना तो आप लोगों को समझ में एकदम क्लियरली आ गया होगा। मैंने क्या बताया मॉलिक्यूल के बारे में कि मॉलिक्यूल क्या होता है, ये न्यूट्रली होता है, मतलब इस पर कोई भी चार्ज नहीं होता, ना तो पॉजिटिव होता है ना तो निगेटिव होता है। ये क्या होते हैं, ये कब बनते हैं, जब कोई दो ग्रुप जुड़ते हैं किसी केमिकल बॉन्ड से, या कोई दो एटम जो है किसी केमिकल बॉन्ड से ऐड होते हैं, तो जाके तुम्हारा मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होता है। अब भाई अब तक अभी हमने क्या पढ़ा कि एटॉम पढ़ा तो मॉलिक्यूल पढ़ लिया। अब पढ़ना है, हमने पढ़ा था क्या, एटॉमिक मास पढ़ा था। तो अब हम इधर क्या पढ़ेंगे, मॉलिक्यूलर मास पढ़ेंगे। तो मॉलिक्यूलर मास क्या होता है, देखो मॉलिक्यूलर मास, या ऐसे कह सकते हो मॉलिक्यूलर वेट इज द मास ऑफ ए मॉलिक्यूल। भाई मॉलिक्यूलर मास या मॉलिक्यूलर वेट एक ही चीज़ है, क्या होता है, ये किसी भी एक मॉलिक्यूल का क्या होता है, मास होता है। ठीक है ना। उसके बाद क्या दूसरा पॉइंट है, इट इज़ कैलकुलेटेड एज सेम ऑफ एटॉमिक मास ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ एटम्स ऑफ द एलिमेंट प्रेजेंट इन द फार्मूला। भाई करा इसमें अगर कोई फार्मूला है तो भाई ये कैलकुलेट कैसे होगा, जैसे तुम्हारा एटॉमिक मास कैलकुलेट होता था किसी पार्टिकल्स का, भाई एटम्स का एटॉमिक मास किसी पार्टिकल के लिए कैलकुलेट होगा, जबकि मॉलिक्यूलर मास किसी मॉलिक्यूल का तुम्हारा कैलकुलेट होगा। किसके लिए, कैसे होगा, लेकिन नंबर ऑफ एटम किसी एलिमेंट्स का जैसे मल्टीप्लाई कराते थे किसी पार्टिकल से, जब नंबर ऑफ एटम्स को किसी पार्टिकल के साथ मल्टीप्लाई कराते थे तो हमें क्या मिलता था, एटॉमिक मास मिलता था। वैसे हम किसी मॉलिक्यूल को नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से अगर मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमें क्या मिलेगा, मॉलिक्यूलर मास मिलेगा। जैसे मान लो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन सेम आइटम है। ठीक है ना। यहाँ पे एग्जांपल देखो, जैसे फर्स्ट एग्जांपल क्या है, ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन को मैंने क्या किया, भाई ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना होता है, यहाँ पे तो O2 है, तो यहाँ पे एटम तो इसको बोल नहीं सकोगे, इसको तो मॉलिक्यूलर बोल सकोगे। तो भाई इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है O2 का, तो भाई O का एटॉमिक मास कितना होता है, 16 होता है। और 2 क्या है, इसका मॉलिक्यूल है, मतलब एटॉमिक मास में से उसके मॉलिक्यूल का मैंने गुणा करा दिया तो हमें क्या मिल गया, तुम्हारा AMU में, एटॉमिक मास यूनिट में हमें क्या मिल गया, मॉलिक्यूलर मास मिल गया। ठीक है ना। अब ऐसे ही सेकंड एग्जांपल है, जैसे N2 है। भाई सेकंड एग्जांपल देखो, जैसे N2 है तो N2 में क्या किया, N2 क्या है, मॉलिक्यूल है। ठीक है ना। N2 क्या है, मॉलिक्यूल है। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, मॉलिक्यूलर मास इसका कितना हो गया, नाइट्रोजन का हमको निकालना है। तो मैंने क्या किया भाई कि जो नाइट्रोजन का मॉलिक्यूलर मास होता है, मतलब सॉरी नाइट्रोजन का जो एटॉमिक मास होता है 14 और उसके मॉलिक्यूल दो N2 है, तो उसका मॉलिक्यूल कितना हुआ, 2 मॉलिक्यूल हुआ, तो इससे करा दिया। तो यहाँ 28 AMU हमें क्या मिल गया, यहाँ पे हमें इसका मिल गया मॉलिक्यूलर मास। जैसे मान लो अब अलग अलग आइटम है, जैसे CH4 है, तो भाई हमको C का अलग निकालना पड़ेगा, H4 का अलग निकालना पड़ेगा।
दो दो मॉलिक्यूल मतलब दो मॉलिक्यूल्स इसमें हो गए, दो एटम मिलके एक मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन किया, तो मतलब ये क्या हो गया, ये जो तुम्हारा हो गया ये तुम्हारा एटम से हो गया, और ये जो तुम्हारा हो गया ये तुम्हारा क्या हो गया, ये ग्रुप से हो गया। ठीक है, ये ग्रुप से हो गया और ये किससे हो गया तुम्हारा, ये एटम से हो गया। ठीक, CH4 में देखो मैंने क्या किया कि कार्बन का तुम्हारा एटॉमिक मास कितना होता है, 12 होता है, तो 12 और इंटू, क्योंकि यहाँ पे मॉलिक्यूल एक है तो इसलिए एक मल्टीप्लाई करा दिया, और दो ग्रुप को मैंने क्या किया, मॉलिक्यूलर बांड से जोड़ा, तो मतलब प्लस लग जाएगा यहाँ पे, तो प्लस हो गया। हाइड्रोजन कितने मॉलिक्यूल है, 4 हैं, उसका एटॉमिक मास कितना होगा, 1 होगा, तो मैंने ऐसे करके मैंने यहाँ पे क्या निकाल लिया, 16। यहाँ पे AMU नहीं लिखेंगे, ठीक है ना, सिर्फ ये सेम आइटम के लिए AMU लिखेंगे, क्योंकि इसका जो है डिफरेंट डिफरेंट दिया होगा। ठीक है ना, यहाँ पे 16 हो गया तुम्हारा इसका मॉलिक्यूलर मास, वैसे मैंने अमोनिया का निकाल दिया। ठीक है ना, अब हम बात करते हैं कि एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स, जो कि ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है, क्या है कि मॉलिक्यूलर मास, या इसी को मैंने बोला कि मास ऑफ वन मॉलिक्यूल बोल सकते हो, या इसी को मैंने कहा कि इसको आप बोल सकते हो क्या, मॉलिक्यूलर वेट। तो क्या होता है भाई, M क्या होगा, AMU में आएगा, एटॉमिक मास यूनिट इसकी होगी। उसके बाद इसकी वैल्यू कितनी होती है, 1.66 इंटू 10⁻24 माइनस में ग्राम। ठीक है, जैसे क्वेश्चन है, कह रहा है कैलकुलेट मॉलिक्यूलर मास ऑफ C12H22O11 इन ग्राम। तो भाई C12O22 H22O11 हो गया। ठीक है ना, तो यहाँ पर हमने क्या किया कि इसका जो जो हमको जबकि दिया है कि इसका जो तुम्हारा मॉलिक्यूलर मास है वो 342 AMU दिया है, और इसका जो ग्राम में दिया है वो वैल्यू कितनी दी है, 342 इंटू 1.66 इंटू 10⁻24। ठीक है ना, तो हमको निकालना है ग्राम में निकालना है। तो भाई C12H22O11 का मॉलिक्यूलर मास जब निकालोगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, AMU में आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 342 AMU। भाई 612H22O11 का मैंने कैसे निकाला कि यहाँ पे कार्बन है, कार्बन का एटॉमिक मास कितना होता है, 12 होता है, तो 12 इंटू 12 क्या हो गया तुम्हारा एटॉमिक मास, प्लस यहाँ पे हो गया 22, क्या हो गया सॉरी एटॉमिक मास 1 हो गया इसका हाइड्रोजन का, और मॉलिक्यूल कितना हो गया, 22 हो गया, तो 22 इंटू 1 हो जाएगा, और प्लस 11 तुम्हारा ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल हो गया, और ऑक्सीजन का जो एटॉमिक मास होता है इंटू 16 हो गया। ठीक है, इक्वल टू आ जाएगा तुम्हारा कितना, 342 तुम्हारा आ जाएगा। ठीक है ना, अब हमको ग्राम में निकालना है, ग्राम में निकालने के लिए मैंने क्या किया कि ग्राम में निकालने के लिए उसके जो है, ये देखो यहाँ पे ये फार्मूला जो है, सॉरी ये फार्मूला तुम्हारा जो है ये तुम्हारा ग्राम में निकालने के लिए है। अगर किसी ग्राम में निकालना है तो जो मॉलिक्यूलर मास है उसमें 1.66 इंटू 10⁻24 से मल्टीप्लाई करा देंगे तो हमारा ग्राम में आ जाएगा। अगर तुमको AMU में निकाला है तो डायरेक्ट तुम्हारा AMU में जो है तुम्हारा ये आ जाएगा। ठीक है ना, अब बात करते हैं आगे। दूसरा क्वेश्चन है कैलकुलेट ऑफ वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। भाई बोल रहा है कि एक मॉलिक्यूल वाटर को पाने के लिए कितने वॉल्यूम की आवश्यकता होगी, कैलकुलेट करना। जबकि हाइड्रोजन की जो डेंसिटी दी है वो 1 ग्राम पर ml दी है। भाई डेंसिटी दी है तो मैंने बताया था कि नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है, गिवन मास अपन मॉलिक्यूलर मास इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स अपन एवोगैड्रो नंबर Na इक्वल टू वॉल्यूम इन STP अपॉन 22.4 लीटर। ठीक है ना, यहाँ पे 22.7 नहीं है, यहाँ पे 22.4 लीटर है। ठीक, सॉरी यहाँ पे 22.4 लीटर है। ठीक है, यहाँ पे इसको 4 कर लेना। ठीक है, यहाँ पे कितना है 22.4 लीटर पॉइंट में। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो गया भाई, डेंसिटी दी है। डेंसिटी बराबर क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम होता है। तो कितना दिया 1 ग्राम पर ml। तो भाई पहले हमको H2O का क्या निकालना है, क्या निकालना है हमको H2O का, पहले हमको H2O का मॉलिक्यूलर मास निकालना है। तो भाई यहाँ पे मॉलिक्यूल, यहाँ तो एटम तो है नहीं, यहाँ पे मॉलिक्यूल है, तो यहाँ पे मॉलिक्यूलर मास निकालेंगे तो 18 हो जाएगा इसका AMU में। अब हमको इसको ग्राम में चेंज करना है, तो ग्राम में चेंज करने के लिए मैंने क्या किया 1.66 इंटू 10⁻24 से यहाँ मैंने क्या किया मल्टीप्लाई करा दिया। तो यहाँ में क्या मिल गया, यहाँ पे हमें देखो, ये देखो ग्राम में मिल गया। ठीक है, अब हमें ग्राम में वैल्यू मिल गई। अब हमें यहाँ पे देखो हमें ग्राम में वैल्यू मिल गई। वैल्यूम तुम्हारा दिया 1 ग्राम पर ml। तो वैल्यूम हो जाएगा तुम्हारा भाई उसके जो 18 इंटू 1.6 इंटू 10⁻24 जो मुझे ग्राम में मिला है या मॉलिक्यूलर मास इसका, उसमें मैंने क्या किया, या इसी को कह सकते हो ml को सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है ना, तो ये तुम्हारा 1 से मैंने मल्टीप्लाई करा दिया, तो यहाँ पे तुम्हारा क्या आ गया, वैल्यूम तुम्हारा आ गया। ठीक है ना, ये तुम्हारा इस टाइप का क्वेश्चन तुम्हारा हो गया। आई होप आप लोगों को समझ में अच्छी तरीके से आ गया होगा। फिर भी अगर कहीं डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो। ठीक है ना, और बाकी हाँ, और इसके पीछे के जितने लेक्चर्स के वीडियो हैं वो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने डाल दिया है। आप वहाँ जा करके लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3 और लेक्चर 4 सब आप देख सकते हो आसानी से। ठीक है ना, और मैं जो है प्लेलिस्ट जो है ऊपर लिंक में भी दे दूँगा, वहाँ से आप आसानी से सर्च करके आप पिछले लेक्चर को आप पढ़ सकते हो। ठीक है ना, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट का, रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास।
भाई हमको रिलेटिव निकालना है, तो रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास क्या होता है, ये भाई एक यूनिट लेस एरिया होती है, मतलब इसका कोई भी यूनिट नहीं होता, ठीक है ना। तो क्या है, इट इज़ ए रेशियो ऑफ एक्चुअल मास ऑफ मॉलिक्यूल विद रिस्पेक्ट टू द 1/12 ऑफ मास ऑफ कार्बन एटम। मतलब क्या होता है, ये एक रेशियो होता है किसी एक्चुअल मॉलिक्यूलर मास का, जो रिस्पेक्ट किसके करता है, कार्बन के मास के 1/12 के बराबर, मतलब कार्बन के मास के 1/12 के बराबर रेशियो से जो है ये मालिकुलर मास को क्या करता है, रिलेटिव मालिकुलर मास करता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखो, रिलेटिव मालिकुलर मास इज इक्वल टू दिया है मास अपान वन मॉलिक्यूल और अपान 1/12 इंटू मास ऑफ वन एटम। मीन्स दैट मास ऑफ मॉलिक्यूल MAMU, एम किस में दिया है तुम्हारा, एटॉमिक मास यूनिट में दिया है, और 1/12 कार्बन के रिलेटेड इंटू मास ऑफ 1 ग्राम ऑफ किसका, कार्बन का, ठीक है ना। या इसी को मॉलिकुलर मास को मैंने बताया था कि MAMU भी लिख सकते हो। तो RMM क्या हो गया, रिलेटिव मॉलिकुलर मास, रिलेटिव मॉलिकुलर मास। तो एवरेज मॉलिकुलर मास, एवरेज मॉलिकुलर, हाँ अब हम बात करते हैं क्या, एवरेज मॉलिकुलर मास की। तो एवरेज मॉलिकुलर मास क्या होता है, एवरेज मॉलिकुलर मास इज द एवरेज ऑफ द मॉलिक्यूल ऑफ मास ऑफ मॉलिक्यूल्स विद आर प्रेजेंट इन गिवन सैंपल। भाई कोई एक सैंपल दिया है, तो उस सैंपल के जो एवरेज मॉलिकुलर मास होगा वही उसका क्या कहलाएगा, एवरेज मॉलिकुलर मास कहलाएगा। मान लो कोई एक सैंपल है, ये यहाँ पे देखो, मान लो यहाँ पे कोई एक सैंपल है, ठीक है ना, ये कोई एक सैंपल है, ठीक, ये कोई एक सैंपल है, ठीक है। इसमें क्या है, टाइप 1 है, टाइप 2 है, टाइप 3 है। तो भाई इसका मॉलिकुलर मास कितना हो जाएगा, मान लो M1 M2 M3। तो जो इसका एबंडेंस मोल परसेंटेज होगा वो क्या हो जाएगा, X1%, X2%, X3%, ऐसा मैंने माना, ठीक है ना। अब नीचे देखते हैं, केस 1 में इफ़ एबंडेंस मोल परसेंटेज गिवन, भाई अगर कोई क्वेश्चन दिया है और अगर उसका मोल परसेंट में दिया है तो क्या हो जाएगा, मॉलिकुलर मास एवरेज में क्या हो जाएगा, M1 X1 प्लस M2 X2 प्लस M3 X3 अपॉन 100, या इसी को कह सकते हो M एवरेज इक्वल टू M1 X1 प्लस M2 X2 प्लस M3 X3 अपॉन X1 प्लस X2 प्लस X3, ठीक है ना। तो ये फार्मूला या तो लगा सकते हो या तो ये फार्मूला लगा सकते हो, दोनों सेम है। कब, जब तुम्हारा मोल परसेंट गिवन हो, तब हमको एवरेज मॉलिक्यूलर मास निकालने के लिए फार्मूला है, ठीक है ना। अब केस 2 देखते हैं क्या है, इफ़ नंबर ऑफ मोल्स गिवन, भाई अगर नंबर ऑफ मोल्स गिवन है तो क्या होगा, N1 N2 N3 होगा, मॉलिक्यूलर मास तुम्हारा कितना होगा, M1 M2 M3। तो भाई अगर मोल्स में दिया है तो एबंडेंस हमने X1 बनाया था मोल, तो भाई X1 अपान X1 प्लस X2 प्लस X3 इंटू 100। वैसे M2 के लिए N2 अपान N1 प्लस N2 N3 इंटू 100। वैसे N3 के लिए क्या हो जाएगा, M3 के लिए N3 अपान N1 प्लस N2 प्लस N3 इंटू 100, ठीक है ना। तो मोल परसेंट हमको निकालना है, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कंपोनेंट अपान टोटल नंबर ऑफ मोल्स इंटू 100। तो भाई X1 की वैल्यू आ गई N1 अपान N1 प्लस N2 प्लस N3 इंटू 100। X2 की अपान वैल्यू आ गई N2 अपॉन N1 प्लस N2 प्लस N3 इंटू 100, वैसे N3 की आ जाएगी। तो भाई M एवरेज निकाल लेंगे, क्या आ जाएगा, M1 N1 प्लस M2 N2 प्लस M3 N3 अपॉन N1 प्लस N2 प्लस N3। ये फार्मूला कब बेस्ड है, जब तुम्हारा नंबर ऑफ मोल्स दिया हो, ठीक है ना। अब चलते हैं केस 3 में। केस 3 क्या है, इफ़ मास परसेंट ऑफ कंपोनेंट इज, भाई अगर किसी कंपोनेंट का अगर मास परसेंट दिया हुआ है तो भाई मास परसेंट क्या होगा, मान लो अल्फा परसेंट है और बीटा परसेंट है, इसका मॉलिक्यूलर मास M1 M2 है। तो भाई M एवरेज हो जाएगा तुम्हारा 100 अपान अल्फा 1 M1 प्लस बीटा अपान M2 प्लस डैश, इसका कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना भाई, बीटा के बाद गामा अपॉन M2, ठीक है ना, ऐसे हो सकता है, ठीक है ना। ये कब होगा, जब तुम्हारा कब दिया हो मास परसेंट। तो मैंने इसका कंक्लूजन निकाला, क्या दिया, मैंने कहा कि अगर जब मोल परसेंट गिवन हो, फर्स्ट नंबर जब मोल परसेंट गिवन हो, तो एवरेज निकालने के लिए क्या होगा, M1 X1 प्लस M2 X2 प्लस 100, ठीक है ना। उसके बाद तुम्हारा जब नंबर ऑफ मोल्स दिया हो तब क्या होगा, M एवरेज M1 X1 प्लस M2 X2 प्लस M3 X3 डॉट 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 अपॉन N1 प्लस N2 हो जाएगा। अब मैंने तीसरा जो बताया, मैंने बताया कि अगर मास परसेंट गिवन होता है तो तुम्हारा हो जाएगा मास इज इक्वल टू हो जाएगा 100 अपान अल्फा अपॉन M1 प्लस अल्फा पर M2 प्लस गामा अपान M3 डॉट 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 डॉट। तो इस टाइप से जो है हम एवरेज मॉलिकुलर मास निकाल सकते हैं। तो मैंने आज क्या क्या पढ़ा, मैंने पढ़ा मॉलिकुलर मास के बारे में, ठीक है ना। मैंने पढ़ा आज मॉलिक्यूलर मास के बारे में, मॉलिक्यूल के बारे में, उसके बाद फिर मैंने पढ़ा एवरेज मॉलिकुलर मास के बारे में, फिर मैंने पढ़ा रिलेटिव मॉलिकुलर मास के बारे में, ठीक है ना। फिर रिलेटिव मॉलिकुलर मास के बारे में पढ़ने के बाद मैंने लास्ट में जो पढ़ा वो एटॉमिक मॉलिकुलर एवरेज मॉलिकुलर मास के बारे में मैंने पढ़ा, ठीक है ना। तो आई होप आप लोगों को समझ में आओगा। फिर भी अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। और आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले टॉपिक के साथ जो होगा
सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 6, जिसमें हम बात करेंगे परसेंटेज कंपोजिशन की, जो कि नीट एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहें। जय हिंद। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा। थैंक यू।